मुझे नहीं लगता कोई इतनी ठंड में हमें रोटी सब्जी देने वाला है। हम गरीबों के लिए इतनी ठंड में भीख मांग कर गुजारा करना ही हमारी जिंदगी है। चलो भाई, यहाँ से चलकर दूर सिग्नल पर चलकर ही भीख मांगते हैं। भरी कड़ाके की ठंड में कपकपाते हुए कुछ भिखारी लगातार ठंड में खड़े रहकर किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। उस गरीब अनुज की बात सुनकर वहाँ खड़े बूढ़े काका बोलते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग? वो बस आती ही होगी। वो घमंडी अमीर जादों की तरह बिल्कुल नहीं है, बड़ी ही दिलदार है। वो बस आने ही वाली होगी। उस बूढ़े काका के रोकने पर सब लोग रुक जाते हैं। तभी एक माँ और उसकी 2 जवान बेटियां बड़े से पतीले में सब्जी और रोटी लेकर वहाँ आती है। साथ ही उनके पास कुछ कंबल और स्वेटर भी थे, जिसे देख सभी गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे वो देखो, वो आ गई सब्जी रोटी देने वाली माँ बेटी। देखिए, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। गरीबी में जीना किसे कहते हैं ये भला मुझसे बेहतर कौन समझेगा। मैं भी तो आपके जैसी ही थी। ऐसा कहकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पुरानी यादों में खो जाती है, जहाँ भरी ठंड में वो एक सेठ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी और आस पड़ोस के लोग देखकर उनको ताने मार रहे हैं। सेठ, मुझे और मेरे परिवार को परेशान मत करो, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। अच्छा, और जो तेरे कारण हम लोग दुखी होंगे उसका क्या? देखिए सेठ जी, इसके पति के पूरे शरीर पर ये सफेद निशान आ गए हैं। हमें तो डर है इसको कोढ़ हो गया है, कल को कहीं ये हम लोगों में भी फैल गया तो? नहीं 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 नहीं, अगर ये लोग यहाँ रहे तो हम सब किराएदार ये बिल्डिंग खाली करके चले जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एक के चक्कर में मैं तुम सब किराएदारों को जाते हुए नहीं देख सकता। वैसे भी ये किराया टाइम से तो देती नहीं। इसी तरह वो कड़ाके की ठंड में शोभा और उसके बीमार पति और साथ में 2 बेटियां, जिनकी उम्र 13 और 15 साल थी, उनको उस घर से बाहर निकाल देते हैं। जनवरी की इस भरी ठंड में पूरी सड़क सुनसान थी और हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। वो सभी ठंड से कपकपाते हुए चले जा रहे थे। अरे कितनी कड़ाके की ठंड हो रही है। मुझसे तो ये ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रही और ना ही पैदल चला जा रहा है। मेरे अंदर अब और हिम्मत नहीं है। लगता है अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहो। इतना कहते ही मोहन ठंड और भूख के चलते सड़क पर ही गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। नहीं नहीं, आप मुझे यूं बीच सफर में अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। सुनिए ना, उठिए ना आप। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है। अरे ओ, ये क्या रोना धोना मचा रखा है बीच सड़क में? ये सरकार की सड़क है, तुम्हारे बाप की नहीं। चलो अब लाश को ले जाकर जला दो शमशान घाट में। ठंड के मौसम में उन माँ बेटी पर कहर ढाया था। फिर किसी तरह कंधा देकर वो उस गरीब पिता का अंतिम संस्कार कर देती हैं। फिर हालातों से मजबूर होकर वो एक कूड़ेदान में बनी पाइप में रहने लगते हैं। अगले 4-5 दिन तक भीषण बर्फबारी होती है। मेरी बच्चियां 3 दिन से भूखी हैं। तुम दोनों यहीं रुको, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। लेकिन बिना पैसों के आपको खाना कौन देगा माँ? हमें भूख नहीं है। हाँ माँ, हमें भूख नहीं है। अपनी दोनों बेटियों की लाचारी देख शोभा की आंखें भी नम हो जाती हैं। अगले दिन जब मौसम थोड़ा साफ होता है तो शोभा काम की तलाश में इधर उधर जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर चलते चलते वो थोड़ा आगे जाती है, जहाँ एक सड़क किनारे काफी लोगों की भीड़ थी। अरे ये इतनी भीड़ यहाँ पर किस लिए? वो उस जगह पर जाती है जहाँ आसपास कई लोग सब्जी लेने के लिए खड़े थे, क्योंकि वहाँ आसपास कोई भी सब्जी की दुकान या ठेला नहीं था। सब्जियों के लिए इतनी मारामारी? हाँ बहन जी, क्योंकि यहाँ पर सब्जियों के ठेले बड़े कम हैं और जो एक ये सब्जी वाली है ना, ये भी बड़ी महंगी सब्जी देती है, लेकिन मजबूरी में लोगों को उसकी सब्जी खरीदना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर यही एक सब्जी वाला है। वैसे नदी पार करके दूसरे गांव में तो इतनी सब्जियां लगी हैं कि मुफ्त में जितनी चाहे तोड़ कर ले आओ, लेकिन वहां पर जाने के लिए नदी में चलकर जाना होता है। वहां जाने का कोई साधन नहीं है और इतनी ठंड में भला कौन नदी में भीगता हुआ सब्जियां लेने इतनी दूर जाएगा। सब्जियों के लिए इतनी भीड़ देख शोभा मन ही मन सोचती है, अगर मैं भी सब्जी बेचूं तो मैं भी कुछ कमाई कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे सब्जियां लेने नदी पार करके दूसरे गांव में जाना होगा। कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटियों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। शोभा वापस लौटती है और अपनी दोनों बेटियों से कहती है, शालू रेनू, मैं दूसरे गांव में सब्जियां लेने जा रही हूँ। अब हम सब्जियों का व्यापार शुरू करेंगे। मुझे लौटने में देर हो जाएगी, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ,
लेकिन जल्दी लौट आना। ये कहकर शोभा चलते चलते उस नदी के पास पहुंचती है, जिसमें पानी तो कम होता है लेकिन बर्फ से भी ठंडा होता है। हे भगवान, ये तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पानी है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अपनी बेटियों के लिए तो ये करना ही होगा। शोभा जैसे तैसे कड़कड़ाती ठंड में वो नदी पार करके दूसरे गांव पहुंच जाती है, जहां ढेर सारी सब्जियां लगी हुई थी। शोभा अपने साथ लाई हुई बोरी जल्दी से निकालती है और सब्जियां तोड़कर उसमें भरने लगती है। फिर अगली सुबह वो अपनी दोनों बेटियों के साथ सड़क किनारे सब्जी बेचने बैठ गई। आइए आइए, 30 रुपए में हरी सब्जी ले जाइए, आइए आइए। क्या इतनी सस्ते में सब्जी? 30 रुपए? वो कालू राम तो अपने ठेले पर 60 रुपए से नीचे कोई सब्जी देता ही नहीं। इसीलिए तो कहती हूँ भाई साहब, पैसे बचाइए और आधे दाम में सब्जी ले जाइए। अब दाम सुनकर उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं, जिससे पहले ही दिन उसे 500 रुपए की कमाई हो जाती है। अगले दिन से वो तीनों माँ बेटी सब्जी लेने जाती हैं और ढेर सारी सब्जियां अपने सर पर उठा कर लाती हैं। फिर सड़क किनारे बैठकर सब्जियां बेचने लगती हैं। कुछ ही दिनों में उनकी कमाई काफी बढ़ जाती है। अब वो खुद का ठेला लेकर उसमें सब्जियां बेचती। अब उस गांव में जो भी सब्जी लेता वो उन दोनों से ही लेता। कुछ ही साल में वो खुद का घर भी बना लेती है, साथ ही सब्जियों की एक दुकान खोल लेती है। अब उनकी गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और अब वो अपने जैसे और गरीबों की भी मदद करती हैं। सुनिए, अब थोड़ा रुक जाइए, आ जाइए, खाना खा लीजिए। अच्छा, अब क्या बनाया है आज खाने में? करारी भिंडी, आपको बहुत पसंद है ना? अरे राधिका, खुश कर दिया तुमने तो। क्या खुशबू है, मजा आ जाएगा आज तो खाने में। अब बस खुशी होते रहोगे या खाओगे भी? अब तुम भी आओ ना। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बाद में नहीं, आ जाओ मेरे साथ खाओ। श्याम की जिद पर राधिका ने भी खाना शुरू कर दिया। श्याम और राधिका की शादी को 5 साल हो गए थे। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। श्याम एक किसान था और खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करता था। श्याम दिन भर अपने खेत में काम करता और राधिका घर संभालती। खाना खाने के बाद राधिका श्याम को एकटक देखती रही। अरे अब क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो और आपकी इस मेहनत का फल कोई और ही ले जाता है। अच्छा, वो सरपंच की बात कर रही हो? अब बात तो साफ है ना राधिका, कर्जा लिया है तो पाटना तो पड़ेगा ही ना। बोलो। मैं सरपंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस किशन की बात कर रही हूँ। सारा दिन मेहनत आप करते हो और सारा मुनाफा वो लेता है। अरे तो उसमें अब मैं क्या करूं? खेती बाड़ी छोड़कर उस किसान की तरह सब्जी बेचने लग जाऊं क्या? हाँ, तो उसमें बुराई ही क्या है, और उसके लिए खेती छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो सब्जी आप उगाते हो उसे आप खुद ही जाकर बेचा करो ना। अच्छा, और खेती बाड़ी कौन देखेगा? आप ही देखोगे, और जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दिया करूंगी। देखो, चाहे थोड़ी कम ही खेती कर लो, पर अपनी सब्जी आप खुद ही बेचो। मुझे एक बात बताओ जरा, इस बार वो किशन टमाटर कितने में लेकर गया आपसे? अब 50 किलो निकले थे, तो वही 5 रुपए के हिसाब से लेकर गया था वो। हे भगवान, आपको पता भी है कि बाजार में इस समय टमाटर का क्या भाव चल रहा है? वो आपके ही टमाटर पूरे 5 गुना महंगे बेच रहा है बाजार में। अरे पर मुझे नहीं आता ये दुकान चलाना। दुकान चलाने को कौन कह रहा है? बस आप अपनी सब्जी लेकर बाजार में बैठ जाओ, लोग अपने आप आएंगे आपके पास सब्जी खरीदने के लिए। अब ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ। राधिका खाने का डिब्बा लेकर घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद श्याम बहुत देर तक उसकी बात पर सोच विचार करता रहा। राधिका ने बात ठीक ही कही थी, पर तभी श्याम को सरपंच सूरजमल का ख्याल आया, जो कि 1 नंबर का खड़ूस और लालची आदमी था। दरअसल श्याम के पिता ने अपने बुरे वक्त में कई साल पहले सूरजमल से उधार लिया था, जिसके बदले में श्याम का आधा खेत सरपंच के पास अब तक गिरवी पड़ा हुआ था। श्याम उस खेत पर खेती नहीं कर सकता था, वहाँ सरपंच के लोग ही खेती करते थे। श्याम अपना खेत वापस तो पाना चाहता था, पर सरपंच से खेत छुड़वाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए वो हर महीने किश्त के तौर पर एक रकम सरपंच को देता था। फिर अगले दिन, भैया कुछ पूछना था आपसे। हाँ भैया बताओ। मैं एक किसान हूँ, सोच रहा हूँ कि कल से मैं भी अपनी सब्जियां यहीं बेचने लगूं खुद से। हाँ, बढ़िया विचार है, पर इसके लिए तुम्हें सरपंच जी से पूछना पड़ेगा और उन्हें यहाँ का टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स? पर वो किस लिए? अरे ये जो तुम पूरा चबूतरा देख रहे हो ना, जिस पर सब लोग सामान बेच रहे हैं,
असल में ये सरपंच के खेत पर बना हुआ है और ये चबूतरा भी उसी ने बनवाया है। हमारी मजबूरी है, इसीलिए हम सबको यहीं बैठना पड़ता है। रोज के 50 रुपए देने पड़ते हैं उस सरपंच को, और अगर ये पैसे नहीं दिए तो उसके लठैत आकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है भैया। है तो सही, पर क्या कर सकते हैं, अब जो है मैंने तुम्हें बता दिया। श्याम मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर चला आया। उसने राधिका को सारी बात बता दी। राधिका ने कुछ देर अपना दिमाग लड़ाया और फिर, सुनो, मेरे पास एक तरीका है। अब क्या? बोलो तो। हमारे गांव के सबसे नजदीक का गांव है बिशनपुरा। आप वहां जाकर भी तो अपनी सब्जियां बेच सकते हो। वहां ये सब चक्कर नहीं है। मेरी एक सहेली रहती है वहां, उसका पति गोलगप्पे का ठेला लगाता है, उसे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो ये सही रहेगा, लेकिन एक समस्या है, बिशनपुरा तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, तो मैं रोज वहाँ जाऊंगा कैसे? सड़क नहीं है पर नदी तो है ना। देखो, जिस नदी के किनारे हमारे गांव बसा है, बिशनपुरा भी तो उसी नदी के दूसरे छोर पर बसा है। अब बस आपको एक नाव बनानी पड़ेगी वहां तक जाने के लिए, उसे चलाने में भी कोई खर्चा नहीं। श्याम को राधिका की बात भा गई। अगले ही दिन श्याम ने अपनी जमा पूंजी से मोटी रकम खर्च कर गांव के बढ़ई से एक बढ़िया नाव बनवा ली और फिर वो उस नाव को नदी में लेकर गया। उस दिन राधिका और श्याम बहुत देर तक नाव में नदी की सैर करते रहे। श्याम नाव चलाकर उसे बिशनपुरा तक घुमा लाया। राधिका ने देखा कि वहाँ राशन वगैरह की दुकानें तो थी, पर सब्जी की दुकानें बहुत ही कम थी, और ये देखकर श्याम और राधिका की अच्छी कमाई की उम्मीद और बढ़ गई। अगले दिन से ही श्याम अपनी नाव से सब्जियां लेकर बिशनपुरा जाने लगा। वो वहाँ जाता और सब्जी बेचता। बिशनपुरा के लोगों को भी उसकी सब्जियां पसंद आई, क्योंकि सीधे खेत से लाने की वजह से वो सब्जियां बहुत ताजी रहती थी। साथ ही श्याम सब्जियों के वाजिब दाम ही लेता था। तो इस तरह राधिका और श्याम के दिन बहुरने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद, राम राम सरपंच जी। आ गया तू श्यामू? जी मालिक। सुना है आजकल बड़े नोट छाप रहा है। कहाँ सरपंच जी, बस 2 पैसे बच जाते हैं। मालिक, ये इस महीने की किस्त है। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे रुक तो सही, कहाँ की जल्दी है? वैसे दिमाग तो खूब लगाया तूने, टैक्स नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, पर अपना उधार तो चुका भाई, जो तेरे बाप ने मुझसे लिया था। अब चुका तो रहा हूँ सरपंच जी, हर महीने किस्त देकर जाता तो हूँ आपको। देख, अब बहुत हुआ, या तो तू मेरे पूरे पैसे एक साथ लौटा, वरना अपना खेत मेरे नाम कर दे, समझा? पर सरपंच जी, परवर कुछ नहीं, 3 दिन का वक्त दिया है तुझे, जा जाकर पैसों का इंतजाम कर, वरना अपना खेत भूल जा, समझा? असल में सूरजमल श्याम से चिढ़ गया था। उसे इस बात से तकलीफ थी कि श्याम उसके बाजार में सब्जी क्यों नहीं बेच रहा है, इसीलिए अब वो उसे परेशान कर रहा था। उधर श्याम को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने तय कर लिया कि वो आधा गिरवी रखा खेत सरपंच के नाम ही कर देगा। अगले दिन बहुत भारी मन से श्याम सरपंच के पास पहुंचा। हाँ बता, फिर क्या सोचा तूने? सरपंच जी, इतनी बड़ी रकम तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, आप मुझे ले चलिए कचहरी, मैं जमीन आपके नाम ही कर दूंगा। वैसे उधार निकाल कर उसमें से कुछ पैसे बचेंगे क्या? क्यों, बस उधार ही चुकाएगा क्या? मेरा ब्याज वो कौन देगा है? ठीक है सरपंच जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा आपके पास, चलेंगे फिर कचहरी। उस रात श्याम को एक पल के लिए नींद नहीं आई, क्योंकि उसका आधा खेत उसके हाथों से निकल रहा था और अपना खेत बचाने के लिए फिलहाल उसके पास कोई तरीका नहीं था। तभी आधी रात को उसे बादलों के बहुत तेज गरजने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी। पूरे 4 दिनों तक वो बारिश ऐसे ही होती रही और पूरा गांव बाढ़ में डूबने लगा। कचहरी जाना तो दूर, फिलहाल कोई अपने घर से बाहर तक नहीं जा पा रहा था। बाढ़ की वजह से लोगों को बहुत परेशानियां होने लगी। किसी के घर में पीने का पानी नहीं बचा था तो किसी के घर में अनाज खत्म हो गया। ऐसे में श्याम ही वो इंसान था जिसने सबकी मदद करने के बारे में सोचा। वो अपनी नाव की मदद से सबकी जरूरत का सामान उन तक पहुंचा रहा था। हर कोई श्याम की तारीफ कर रहा था। और फिर, अजी सुनते हो? हाँ, क्या हो गया? अरे आपने सुना क्या, सरपंच जी के घर की दीवार गिर गई है। बारिश का सारा पानी उनके घर में घुस गया है। शांता बता रही थी कि बाकी लोग तो सही समय पर निकल आए, लेकिन सरपंच जी अपने पोते के साथ घर के अंदर फंस गए हैं। अरे तो मुझे जाना चाहिए, फौरन जाना चाहिए। इतना कहकर श्याम ने तेजी से अपनी नाव चलाई। उसने जाकर देखा तो वाकई सरपंच अपने पोते को कंधे पर बिठाए पानी में डूबा खड़ा था। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था। बाढ़ का पानी उसके गले तक आ रहा था, लेकिन श्याम फौरन अपनी नाव लेकर सरपंच के नजदीक गया और सरपंच और उनके पोते को अपनी नाव पर बिठाकर बाहर निकाल लाया। पूरे 3 दिनों तक सरपंच और उसका पोता श्याम के घर की छत पर रहे। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो श्याम ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, अब रास्ते खुल गए हैं तो कचहरी चलें।
बस करो श्याम, मेरी आंखें खुल गई हैं भाई। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाबा को बहुत परेशान किया, पर फिर भी तुमने मेरी और मेरे पोते की जान बचाई। मुझे माफ कर दो। और रही बात उस खेत की, तो वो हमेशा से तुम्हारा था और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हें अब गांव में जहां और जैसे सब्जी बेचनी है तुम बेच सकते हो, वो भी बिना किसी टैक्स के। सरपंच की बात सुनकर श्याम और राधिका खुशी से मुस्कुराने लगे। बारिश थम गई थी, लेकिन उसने सूरजमल के मन पर चढ़े मैल को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया था। सुमन और रमा दोनों के पति मजदूरी करते थे, पर उनकी कमाई ज्यादा नहीं थी। इसी वजह से सुमन और रमा कई बार सोचती थी कि वो भी घर का खर्च चलाने के लिए कोई काम करे। दिन में तो सुमन और रमा को घर के काम होते थे, इस वजह से सुमन और रमा सोचती थी कि वो कोई ऐसा काम करे जो शाम में हो। सुमन भाभी, अगर हम सिलाई का काम करेंगे तो उसके लिए तो घर में रात को शोर होगा। कोई ऐसा काम हो जिससे घर में शोर भी ना हो और हम कमाई भी कर ले। क्यों ना हम ढाबा खोलें? हम दोनों बहुत अच्छा खाना तो बना ही लेते हैं, और अगर हम रात का ढाबा खोलेंगे तो मुझे लगता है गांव की सड़क से आने जाने वाले यात्रियों को बहुत सुविधा भी हो जाएगी और हमारी कमाई भी अच्छी होगी। गांव की सड़क पर सिर्फ एक चाय का ही ढाबा है, रोटी सब्जी का कोई ढाबा नहीं है। पर भाभी, क्या आपको लगता है कि घर वाले हमारे इस फैसले को मानेंगे? नहीं मानेंगे, पर हम फिर भी ये ढाबा खोलेंगे। मैं दीपू के बापू से फोन पर बात करती हूँ, तू देवर जी को समझा देना। सुमन और रमा ने अपने अपने पति से फोन पर बात की। सुनो जी, आप मुझ पर विश्वास करते हो ना, तो फिर आप मुझे ये काम करने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करोगे। आप जब शहर से वापस आओगे तो देखना हम ढाबे का नाम कितना ऊंचा कर चुके होंगे। अगर आपने मना किया तो मैं समझूंगी कि आप मुझ पर विश्वास नहीं रखते। ठीक है सुमन, तुम ढाबे का काम शुरू करो। आप मुझे मना तो नहीं करोगे ना? मैं और भाभी मिलकर ढाबे को बहुत आगे ले जाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, और अगर भगवान ने चाहा ढाबा चल गया तो हम आपको भी शहर से बुला लेंगे। फिर हम सब मिलकर अपना काम करेंगे, अपना ढाबा चलाएंगे। बस हमें थोड़ा सा समय दे दो इस काम को करने के लिए। रमा, तुम और भाभी मिलकर ढाबा शुरू करो, और अगर कोई भी परेशानी हो तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे। तुम दोनों काम शुरू करो, पर कैसे करोगी अकेले? हम लोग आ जाएं क्या? नहीं नहीं, हमारी वजह से तुम अपना काम खराब मत करो। तुम्हें तो वैसे भी छुट्टी नहीं मिलेगी, और हम एक बार काम जमा ले, फिर उसके बाद हम तुम्हें इस बारे में कहेंगे। अभी पता नहीं ना कि क्या कितना काम बनेगा। एक बार शुरू कर ले, उसके बाद हम तुम्हें बता देंगे। सुमन और रमा खुश हो जाती हैं क्योंकि मदन और रमेश दोनों ही उनके ढाबा खोलने की बात को मान गए थे। सुमन और रमा के पास सोने की एक एक चीज रखी हुई थी। दोनों ने उसे बेचकर गांव की सड़क पर एक छोटी सी जगह ली और वहां ढाबा खोल लिया। भारी ठंड में जब गांव की सड़क से गुजरने वाले लोगों ने एक ढाबा देखा तो अपने आप ही वहां पर रुक गए। तुम दोनों तो सावित्री की बहुएं हो ना? ये ढाबा तुम्हारा है? इतनी रात में तुम्हारी सास ने तुम्हें ढाबे पर काम करने के लिए मना नहीं किया? ये बात तो बहुत हैरान करने वाली है। इसमें हैरानी की क्या बात है चाचा? काम करना कोई बुरी बात नहीं है, और हम तो ढाबा चला रहे हैं, अच्छी बात है ना। यहाँ सड़क पर रोटी खाने के लिए कोई ढाबा नहीं था। अब आप यहाँ से गुजर रहे थे, आपने ढाबा देखा तो रुककर रोटी खाने लगे। क्या आपकी परेशानी दूर नहीं हुई? परेशानी तो दूर हुई है बहू, पर चलो ठीक है, दाल और रोटी लगा दो। चाचा, हमारी ढाबे पर थाली मिलती है जिसमें दाल और रोटी के साथ रायता, सब्जी और खीर मिलती है। पूरी थाली मात्र 30 रुपए की है। बस 30 रुपए में इतना सारा खाना? बढ़िया है। यहाँ कोई मिलावट तो नहीं की ना? नहीं चाचा, हम बहुत ईमानदारी से खाना बनाते हैं। आप खाकर देखो, पसंद आएगा तो दोबारा जरूर आओगे। गांव के उस आदमी ने जब खाना खाया तो उसे बहुत पसंद आया और उसने सुमन और रमा के खाने की बहुत तारीफ की। घर जाकर उस आदमी ने अपनी पत्नी को भी ढाबे के बारे में बताया तो पत्नी भी हैरान रह गई। बताओ, भले घर की बहुएं कोई रात में ढाबा चलाती हैं? इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है और ये दोनों बहुएं घर से बाहर हैं। अगले दिन उस औरत ने गांव की बहुत सी औरतों को सावित्री की बहुओं के बारे में बता दिया। सावित्री भी अपने घर के बाहर खड़ी थी। बताओ तो, आजकल गांव में बहुओं ने कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी है। भले घर की बहुएं इस तरह ढाबा खोलती हैं, हमने तो आज तक नहीं देखा। कैसी बेशरम बहुएं हैं। धीरे बोल, वो देख दोनों आ रही हैं। सुमन और रमा सामान लेकर घर के अंदर चली गई। तुम दोनों के काम की वजह से मैं लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। तुम दोनों ये काम बंद कर दो, बहुत बदनामी हो रही है पूरे गांव में। लोग कहते हैं ठंड के दिनों में तुमने ढाबा खोल लिया है और रात भर बाहर रहती हो। पता नहीं कैसे कैसे लोग ढाबे पर आते होंगे, किसकी कैसी नजरें क्या पता। मैंने कह दिया तुम दोनों ढाबा नहीं चलाओगी। मैं मदन और रमेश दोनों को गाँव बुला रही हूँ और फैसला होना चाहिए। माँ जी, आप इन लोगों की बेकार की बातों पर ध्यान मत दो।
हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे हमारे घर की बदनामी हो। हम मेहनत की रोटी खा रहे हैं और पता नहीं उसमें भी इन गांव वालों को क्या परेशानी है। उस रात सुमन और रमा का मन बहुत खराब हुआ। अगले दिन उन्होंने अपने मन को समझाया और शाम के समय दोनों ढाबे पर पहुंची। तभी उन्होंने ढाबे के बाहर कोने में एक बूढ़े दंपति को बैठे देखा। वे दोनों बूढ़े दंपति ठंड से कांप रहे थे। रमा, देख तो बेचारे ठंड से कांप रहे हैं। मुझे तो बहुत तरस आ रहा है भाभी। एक काम कर, बाहर बहुत ठंड है, इन्हें ढाबे के अंदर बिठा दे, मैं इन्हें कुछ खाने पीने को दे देती हूँ। रमा उन दोनों पति पत्नी को ढाबे के अंदर ले आती है। सुमन और रमा ने उन दोनों को गरम गरम खाना भी खिलाया। दोनों पति पत्नी उन्हें दुआएं देने लगे। जीती रहो, तुम दोनों बहुत अच्छी हो। तुमने इतनी ठंड में हमारी मदद की, हमें खिलाया पिलाया। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। तुम दोनों का ढाबा खूब चले, हम तो बस यही आशीर्वाद देते हैं। तुम दोनों बहुत दयालु हो, तुम्हारे जैसा दिल हर किसी का नहीं होता। तुम दोनों को भगवान खूब तरक्की दे। काकी काका, अब से आप दोनों रोजाना हमारे ढाबे पर ही खाना खाओगे। रमा, पूरे गांव में हमें खबर फैलानी है कि हम अपने ढाबे पर 5 रुपए वाली थाली शुरू कर रहे हैं। गांव में अब कोई भी गरीब और मजबूर ठंड में भूखा नहीं रहेगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है भाभी। अब हम सभी गरीबों की मदद करेंगे और अपने ढाबे पर 5 रुपए की थाली शुरू करेंगे। हम अपने ढाबे को बंद नहीं करेंगे भाभी। हाँ, नहीं बंद करेंगे। हम अपना ढाबा चलाएंगे, गरीब और मजबूर भूखे लोगों के लिए चलाएंगे, ताकि वो 5 रुपए की थाली लेकर अपना पेट भर सके। हमारे ढाबे पर अमीर गरीब सब एक समान होंगे, सभी को 5 रुपए में ही थाली मिलेगी। सुमन और रमा ने अपने ढाबे पर 5 रुपए की थाली शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव का हर घर, हर परिवार सुमन और रमा के ढाबे पर खाना खाने आने लगा। 5 रुपए में गांव वालों को भरपेट खाना मिलता था। सुमन और रमा का रात का ढाबा आसपास के गांव में भी मशहूर होने लगा। अब उन्होंने मदन और रमेश को गांव बुलाने के बारे में सोचा। मदन और रमेश भी गांव आए तो वो हैरान रह गए। रात का ढाबा हर जगह प्रसिद्ध था। गांव वालों के मुंह से रमा और सुमन की प्रशंसा सुनकर मदन और सुरेश बहुत खुश थे। सुमन और रमा की ईमानदारी और नेकी ने पूरे गांव की सोच को बदल दिया। उनकी सास सावित्री के मन से भी सारी गलतफहमी दूर हो गई। मदन और रमेश का साथ पाकर सुमन और रमा को एक नई हिम्मत मिली और उनकी मेहनत और लगन से उनका ढाबा खूब चलने लगा। वाओ, ये वाली ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा करती हूँ, इसे खरीद लेती हूँ। भाई साहब, इसे पैक कर दीजिए। हाँ बहन जी, ले लीजिए, बहुत अच्छी ड्रेस है, इसे खरीद लीजिए, आपकी बेटी पर बहुत अच्छी लगेगी। ये ड्रेस मैं अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ले रही हूँ, समझे? क्या अपने लिए? लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही छोटी हो जाएगी? चुप कर, तू कौन होता है छोटी बड़ी का ज्ञान देने वाला? चल अब इसे पैक कर दे। अगले दिन रमोला वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर और आंखों में काला चश्मा लगाकर घर से निकलती है तो मोहल्ले की औरतें उसे देखकर बातें बनाती हैं। हे राम, इस रमोला को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। छी छी छी, ये कैसे कपड़े पहने इसने? अरे कम से कम अपने पति और बच्चों का तो ध्यान रखो। अरे पढ़ाई लिखाई तो हमने भी की है, लेकिन हम इतने बेशर्म नहीं है कि इस उम्र में ऐसे कपड़े पहने और तेरी तरह नाक कटवा दे। बेशर्म रमोला। तू चुप कर शीला, अब ओढ़ने पहनने की कोई उम्र तो होती नहीं, और तुम लोग क्या जानो फैशन। उसका पति दरवाजे पर खड़े खड़े ये सब बातें सुन रहा था। वो गुस्से में अंदर जाता है। रमोला का स्वभाव ऐसा ही था, वो ऐसे ही कपड़े पहनती थी। रमोला के 2 जवान बेटे थे, रौनक और अनुभव। एक रोज उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने घर आते हैं तो रमोला बाथरूम से निकलकर टॉवेल लपेटे ही अपना बॉडी लोशन लेने बाहर आती है। ये देख उनके दोस्त हैरान हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे अनुभव, लगता है आंटी को हमसे मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसीलिए ये टॉवल में ही आ गई। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? हेलो बच्चों, वैसे मैं तुमसे कुछ साल ही तो बड़ी हूँ, तुम लोग मुझे दीदी भी कहोगे तो वो भी चलेगा। और वो तो मैं अपना बॉडी लोशन भूल गई थी, वही लेने आई थी। फिर कुछ देर बाद वो लड़के वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके दोनों बेटे ये देख बहुत गुस्सा होते हैं। माँ, ये क्या पहन के आ गई आप? ओफो, पहले तो तुमने सिर्फ मोहल्ले में हमारी नाक कटवाई थी, लेकिन अब बेटे के दोस्तों के सामने भी। छी, अब तो तुमने हद ही कर दी। ऐसे ही एक रोज जब रमोला शॉर्ट्स योगा ड्रेस पहनकर गार्डन में योगा कर रही थी तो पड़ोस के कुछ बुढ़े उसे अपनी छत से निहार रहे थे। ये देख मनोहर को बहुत गुस्सा आया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती जो यहाँ ताक झांक कर रहे हो? है भाई, तुम्हारे घर पर माँ बहन नहीं है क्या? अरे ऐसा माल नहीं है ना, इसलिए। लोगों की इसी तरह की बातों से मनोहर को बहुत बुरा लगता है और इसी बात को लेकर मैं चिंता में बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त उससे बोला,
क्या बात है मनोहर, तू इतना परेशान क्यों है? तू तो मेरी चिंता की वजह जानता ही है ना। मुझे तो डर है रमोला कहीं अपनी जैसी बहुएं ले आई तो मेरे बेटों की तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। तो तू उस दिन का इंतजार ही क्यों करता है? क्या मतलब? मतलब मेरे भाई की 2 बेटियां हैं जो गांव में रहती हैं, वो दोनों बड़ी ही संस्कारी हैं। अगर तुम चाहो तो अपने दोनों बेटों की शादी उनसे करवा सकते हो, लेकिन रमोला बहन जी को बिना बताए, क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देंगी। मनोहर को अपने दोस्त की बात बिल्कुल ठीक लगी और वो अगले ही दिन अपने दोनों बेटों के साथ लड़की देखने चला गया। दोनों बहनें सर पर दुपट्टा लिए खड़ी थी। ये देख मनोहर और दोनों बेटे बहुत खुश होते हैं। आपकी बेटियां तो बड़ी ही संस्कारी हैं। जी भाई साहब, एक वही चीज है हमारे पास जो हम गरीब अपनी बेटियों को देख सकते हैं। वैसे बहन जी क्यों नहीं आई? जी वो माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसी तरह वो बात को घुमा देते हैं। 2 दिन बाद दोनों बहुएं ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां उनका ससुर उन दोनों का गृह प्रवेश करवाता है, क्योंकि उनकी सास तो अभी तक सो रही थी। इसके बाद वो फ्रेश होकर सबसे पहले सर पर घूंघट ओढ़े पूजा पाठ करती हैं, फिर रसोई में चली जाती हैं और अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर लाती हैं। उठिए माँ जी, उठकर चाय पी लीजिए। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कहीं तुम कोई चोर तो नहीं हो? हम दोनों आपकी बहुएं हैं माँ जी, ये लीजिए चाय पीजिए। ये सुनकर रमोला के होश उड़ जाते हैं। फिर मनोहर उसे सब बताता है। रमोला हैरान रह जाती है और अपनी दोनों बहुओं को घूंघट में देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। वो बिना चाय पिए फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहुएं बढ़िया सा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती हैं। कुछ देर बाद रमोला भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर हॉल में आती है, जिसे देखकर रोशनी कहती है, अरे माँ जी, ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटे बच्चे के कपड़े पहने हुए हैं। ओहो गवार बहू, इसे क्रॉप टॉप कहते हैं। अब तुम गवारों को क्या पता। लेकिन ऐसे कपड़े पहने हुए तो हमने बस बच्चों को देखा है। हमारे गांव में सब छोटे बच्चे पहनते थे ऐसे कपड़े। ये सुनकर मनोहर और उसके दोनों बेटे जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन रमोला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद जब वो दोनों बहुएं सर पर घूंघट ओढ़े बाजार जाती हैं, तो उन्हें देखकर मोहल्ले की औरतें बातें बनाती हैं। अरे आज तक तो देखा था सास संस्कारी होती है और बहुएं बेशरम, लेकिन अब तो जमाना उल्टा आ गया है। इनके यहाँ तो बहुएं घूंघट वाली आई हैं और सास छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली बेशरम। जब दोनों बहुएं अपनी सास के बारे में ये सब सुनती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर इस बारे में अपनी सास से बात करती हैं। माँ जी, आपको पता है आपके इन कपड़ों की वजह से लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो जी में आएगा मैं करूंगी, समझी तुम। ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ दिनों बाद उनके घर पर हवन होता है, जहां दोनों बहुएं साड़ी पहनकर घूंघट डालकर खड़ी होती हैं। रमोला शॉर्ट ड्रेस पहनकर वहां आती है। हवन खत्म होने वाला है मनोहर जी, आपकी पत्नी कहाँ है? ओह सॉरी, वो तैयार होने में थोड़ा समय लग गया। छी छी छी, ये सब क्या है? पूजा में ऐसे कपड़े, घोर अपशकुन। आज के बाद मैं तो क्या कोई भी पंडित आपके यहाँ पूजा में नहीं आएगा। छी, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। मुझे तो शर्म आती है आपको माँ कहते हुए भी। पंडित जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सभी उसको खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। उस दिन रमोला को पहली बार थोड़ा बुरा लगा था। 2 दिन बाद वो टेलर के पास कपड़े लेने जाती है। वाओ, ये टॉप तो आपने अच्छा सिला है, लेकिन इसका गला थोड़ा डीप हो गया है। तो क्या हुआ बहन जी, आप तो वैसे भी डीप नेक ही पहनती हैं, और सच कहूं तो आपके सेक्सी फिगर पर ये कमाल का लगेगा। गुस्से में वो टॉप वो उस टेलर के मुंह पर मार कर आती है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब सब मॉडर्न कपड़े छोड़ साड़ी में आ जाती है और साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। रमोला का ये रूप देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरे इन मॉडर्न कपड़ों की वजह से तुम सबकी कितनी बेइज्जती हुई है। मुझे माफ कर दो। जहां सास बहू को संस्कारी होना सिखाती है, वहीं मेरी संस्कारी बहुओं ने मुझे तमीज में रहना सिखाया। अब से आपको रमोला का यही नया रूप देखने को मिलेगा। रमोला की ये बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहते हैं।